भांति के मंच पर सर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लॉन्ग टर्म प्लान फॉर टैकलिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। देखिए, जहां तक एम्प्लॉयमेंट का सवाल है, सबसे पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कैसे आप डिफाइन कैसे करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो डिफाइन ऐसे करते हैं कि उसमें एक तो आप लिमिट देखिए कि भाई आप 10% को अनएम्प्लॉयमेंट बोलोगे या 20% की या 50% को या 2% को 1%। नाउ इंटरनेशनल जो एक मापदंड जो है वो जो माना गया है वो ये माना गया है कि करीब 4-4.5% अगर आपका अनएम्प्लॉयमेंट हो किसी भी देश में, चाहे वो छोटा देश हो या बड़ा देश हो, 4-4.5% अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक हेल्दी साइन होता है एक अच्छी इकोनॉमी रन करने के लिए। देखिए जी, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है ये ग्लोबल है। सारे कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट करीब करीब सेम चल रहा है। बहुत सी कंट्रीज ऐसी भी हैं जहां की 50% भी एम्प्लॉयमेंट पहुंच चुका है। इसलिए साधारणतः आम आदमी इस देश का स्वास्थ्य अच्छा चाहता है, शिक्षा अच्छी चाहता है, और जो ताम झाम वाले खर्चे हैं उस पर कंट्रोल कर ले तो वो जहां पर भी रहेगा वो ईमानदारी से कार्य करेगा और न्यायिक व्यवस्था में उसको समय से न्याय मिल जाए, चीजें अपने से ही सुधर जाएंगी। हमने क्या किया, हम विदेशों से टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, लेकिन जिन देशों में अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था है, अच्छी न्यायिक व्यवस्था है या अच्छी आपकी एजुकेशनल सिस्टम है, हम उसको लेकर नहीं आ रहे हैं। जब तक हम इन 3 क्षेत्रों में सुधार नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इस देश में परिवर्तन होने जा रहा है। तो ये कोई हमारे देश के लिए कोई यूनिक नहीं है कि हमारे यहाँ भी अनएम्प्लॉयमेंट है। और हम जो अगर देखेंगे तो हमारी जो पॉपुलेशन है, जो 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है, अगर उसके हिसाब से देखें तो गवर्नमेंट के जो अभी लेटेस्ट कुछ ही दिनों पहले जो फिगर्स आए हैं वो 3.5 और 4.1 के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जिसको अगर हम फिगर्स में भी एनुमरेट करें तो फिगर्स भी आते हैं कोई 1.5 करोड़ से लेके 4.5 करोड़ के बीच में आते हैं। तो ये पर इसके पीछे जो मुझे लगता है ये सब हैपहैज़र्ड चल रहा है। क्यों हैपहैज़र्ड चल रहा है? क्योंकि बच्चों को कोई समझाने वाला नहीं है, पेरेंट्स को कोई समझाने वाला नहीं है कि कौन सा उसको प्रोफेशन चूज करना चाहिए जिससे कि उसके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं एम्प्लॉयमेंट के वो बढ़ जाएं। तो इसके लिए जो मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, जो कि मेरे अपने सुझाव हैं, सबसे पहले तो जो अभी हमारे जो जनरल सेंसस होगी, पॉपुलेशन सेंसस होगी, उसी के साथ में ही ट्रेड वाइज अनएम्प्लॉयड की भी सेंसस होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये जरूरी है, जिससे हमें ये पता चल जाए कि किस ट्रेड में मैक्सिमम अनएम्प्लॉयमेंट है। अब दूसरी चीज, ये गवर्नमेंट को साफ साफ, बल्कि मैं जरा सा और डिफरेंट वे में कहना चाहूंगा कि हर कॉलेज में 10th की लेवल पर, हाई स्कूल की लेवल पर एक पीरियड पर वीक रखा जाए जिसमें कि ये बताया जाए कि देखिए जब ये सेंसस हो जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम दूसरों की देखा देखी, मान लीजिए आज अंबानी ने अपनी लड़की की शादी में 1,000 करोड़ खर्च किया। अब क्या होगा कि मीडिया या मिडिल क्लास में एक ट्रेंड चल जाएगा कि हम भी शादी में ऐसे ही खर्च करेंगे। वो पैसा कहां से आएगा? वो पैसा भ्रष्टाचार से ही आएगा। थैंक यू वेरी मच इंजीनियर डॉक्टर संजय सक्सेना साहब। हमारी सभा को इंटरनेशनल कंसल्टेंट सुरेंद्र कौल साहब ने ज्वाइन कर लिया है। वो विशेषज्ञ हैं और हम चाहेंगे कि वो इस बिंदु पर क्या कहते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा।
So let us hear them. Thank you, Mr. Kaul. तो कौल साहब, आपसे अपेक्षा ये की जा रही है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि इस बिंदु पे आप भारत सरकार को या जन सामान्य को या हमारे व्यूअर्स को क्या राय देना चाहिए? ओवर टू कौल। ये प्योर फाइनेंशियल डेटा है, प्योर इकोनॉमिकल डेटा है, इससे इमोशन से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है कि बिल्कुल सबके सब जो एक फीलिंग होती है वो ये है कि नहीं जी, एम्प्लॉयमेंट जो है बिल्कुल जीरो होना चाहिए, सबको काम मिलना चाहिए। अगर सबको काम मिल गया, एम्प्लॉयमेंट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रादर अगर जीरो हो गई, तो समझ लीजिए कि उस देश का जो अंत जो है, फाइनेंशियल अंत जो है, वो बिल्कुल इमिनेंट है। उसमें 2-3 साल 4 साल लगेंगे। छोटा देश है तो मेरे ख्याल 5-6 महीने में ही, साल भर में ही उसका कबाड़ा हो जाएगा। और अगर बड़ा देश है उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा उसका इकोनॉमी का कबाड़ा होने में। अब आप कहेंगे कि नहीं साहब, ये आपने कैसे कह दिया ऐसा, तो ये तो कुछ बात नहीं जमती। क्योंकि कई लोगों को इस चीज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि भाई ये अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट का जो ये एक गोरख धंधा जो बना रखा है अपोजिशन ने हमेशा, कि देखो जी 5% अनएम्प्लॉयमेंट है, 7% एम्प्लॉयमेंट है। तो उसका जो है एक रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव मेरे ख्याल दर्शकों को देना बहुत ज्यादा जरूरी है। होता क्या है कि अगर आप नेचुरली आप गवर्नमेंट की तरफ से या प्राइवेट सेक्टर की तरफ से कोशिशें होती हैं कि हाँ भाई नए प्रोजेक्ट चलाए जाए, नए काम धंधा चलाया जाए, नया इंडस्ट्री लगाई जाए ताकि उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़े। और तो कोई तरीका है नहीं। तो उसमें जो है ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि अगर, और इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, बहुत ज्यादा लंबा व्याख्या नहीं दूंगा, तो उसमें जो भी इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स आते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड है। मैं उसको सरल भाषा में समझाता हूँ। आप इमेजिन करिए कि अगर सपोज 0% ये अनएम्प्लॉयमेंट आपके देश में होती है, उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो भी वर्कर जो भी काम पे जा रहा है, सिंगुलर उसमें मैं कह रहा हूं, एक कंपनी को आप ले लीजिए, वहां जो भी वर्कर जा रहा है उसको पता है कि उसकी वर्थ क्या है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी नौकरी तो बड़ी पक्की है। तो सबसे पहली चीज वो ये करेगा कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दो जी, आप मेरे जो है आराम के दिन ज्यादा बढ़ा दो। अगर आप अभी संडे की छुट्टी होती है, नहीं जी सैटरडे भी करो। और अगर सैटरडे संडे की होती है, नहीं जी आप फ्राइडे के भी करो, या जो भी उसके वो है। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो कंपेटिटिवनेस है जिस भी कंपनी की, चाहे वो पीएसयू हो या प्राइवेट हो, उसकी कंपेटिटिवनेस जो है बढ़ जाएगी। बिकॉज प्राइसेस जो है उस प्रोडक्ट के, जो प्रोडक्ट उस कंपनी में बनाया जा रहा है, इट इज बाउंड टू इंक्रीज। और जैसे ही अगर आपकी थोड़ी सी भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अगर आपकी कंपनी है, तो उसका प्रेशर जो है वो पड़ेगा आपके एक्सपोर्ट्स पे। बिकॉज योर कंपनी विल नॉट बी एबल टू compete इन द इंटरनेशनल मार्केट। एंड व्हेन यू आर नॉट एबल टू compete इन द इंटरनेशनल मार्केट, दैट मीन्स कि आपके आपके एक्सपोर्ट जो है वो आपके नीचे आ जाएंगे। वही नहीं खत्म होता, इंटरनली ऑल्सो जो आपका प्रोडक्ट है जो एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो जो भी कंपनियां जो जिसको कहते हैं कि इट विल सेट ए इंफ्लेशनरी ट्रेंड इन द कंट्री, उसमें अब ये नहीं आपको समझ में आएगा कि ये बिल्ली कुत्ते के पीछे, ये हाँ कुत्ते के पीछे भाग रही है या कुत्ता बिल्ली के पीछे भाग रहा है। क्योंकि जैसे जैसे सैलरीज बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे जो आपका जो क्या कहते हैं कंपेटिटिवनेस कम होती जाएगी, आपकी चीजें कीमत बढ़ती जाएगी। आप फिर कहोगे और सैलरी बढ़ाओ, अल्टीमेटली जो इकोनॉमी जो है आपकी कंट्री की वो कोलैप्स कर जाएगी। तो ये बड़ा सीधा सा एक क्या कहना चाहिए, इसका एक व्याख्यान मैंने दिया कि 0% एम्प्लॉयमेंट कभी होना ही नहीं चाहिए। 4-4.5%, 5% भी एक हेल्दी साइन है कि हाँ भैया आप बैलेंस रख सकते हो, कि आपकी जो लेबर कॉस्ट जो है वो ज्यादा ना बढ़े। तो ये मुद्दा जो है सबसे पहले तो ये दिमाग में आना चाहिए। अब आप क्या होता है कि अब आप जॉब्स का आप ये ढूंढिए कि क्या जरिया है। सिर्फ 2 जरिए हैं सर जॉब्स के।
एक तो ये है कि आप जो है प्राइवेट इंडस्ट्री जो है वो इंडस्ट्री लगाए, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, और उसमें क्या होता है एज ए रिजल्ट, देखिए कोई भी प्राइवेट एंटरप्राइज जो है वो जॉब्स के लिए कंपनी नहीं लगाता है, वो जॉब्स के लिए फैक्ट्री नहीं लगाता है, वो जॉब्स के लिए इंडस्ट्री नहीं लगाता है, कोई चांस ही नहीं। वो लगाता है पैसे कमाने के लिए। और ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम लोग जो है, अगर हमें प्रैक्टिकल इंडियन क्या कहना चाहिए, दिमाग हमको अगर रखना है अपना, तो उसका भाई साहब एक ही तरीका है कि हम लोगों को प्रैक्टिकल होना पड़ेगा कि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट फैक्ट्री तभी लगाएगा जब उसको प्रॉफिट होगा, और अगर उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है वो दूसरे दिन फैक्ट्री बंद करके बैठ जाएगा। तो ये तो हो गया एक एस्पेक्ट कि आपका जो है ये क्या बोलते हैं इसका क्या कहते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो कि प्राइवेट सेक्टर जो है, वो ऐसे आपकी इंडस्ट्री लगाएगा, ऐसे जॉब क्रिएशन होगा। दूसरा जो है वो पब्लिक सेक्टर है आपका। पब्लिक सेक्टर में दो वो आती चीजें आती हैं, या दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक तो ये डायरेक्टली जो आपका गवर्नमेंट के जॉब्स होते हैं, जो सेक्रेटेरिएट्स वगैरह होते हैं, मिनिस्ट्रीज होती है, दुनिया भर के ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो काम होते हैं, उसमें जो है आपके उसमें क्लर्क्स भी होते हैं, अपर डिवीजन क्लर्क, ये वो सब कुछ मिला मिलू के वो सारे के सारा जो है एक जॉब्स का है। लेकिन वो हमेशा किसी भी कंट्री में अगर देखा जाए, उसका जो है हमेशा एक लिमिटेड स्कोप होता है, क्योंकि उसमें जबरदस्ती ज्यादा लोग भर्ती करने के लिए, क्योंकि आप जो है जॉब्स क्रिएशन कर रहे हैं, दैट अगेन मेक्स इट अनहेल्दी प्रैक्टिस। और जो कि कई देशों में देखा गया है कि वहां पे लोग आगे कुछ काम करने को नहीं है, लेकिन उनको तनख्वाह मिल रही है। तो ये जो गवर्नमेंट डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब्स जो है, वो भी जो है उसमें भी आपको जो है सिलेक्शन सही होना चाहिए। उसमें जो है जो भी आप जॉब्स आप क्रिएट कर रहे हैं, दे शुड बी रियलिस्टिक जॉब्स, दे शुड नॉट बी क्रिएटेड जस्ट टू क्रिएट जॉब्स। सो एक तो ये हो गया। दूसरा फिर आपका पीएसयूज जो है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो है, उसमें आपकी कई फैक्ट्रीज आ गई, कई आपका क्या कहते हैं दूसरी दूसरी क्या कहते हैं टाइप की इंडस्ट्री है। तो वो सब चीजें जो है वो अलग से एक क्या कहते हैं एक सेक्टर है जिसमें कि जॉब्स वगैरह क्रिएट किए जाते हैं। पीएसयू में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, और वो ये है कि अगर आपकी सिक इंडस्ट्री अगर कोई है जो कि प्रॉफिट नहीं बना रही है, आप उसको टैक्स पेयर का पैसा डाल के उस कंपनी को आप चलाते रहते हो। एयर इंडिया का केस जो है बड़ा ब्रिलियंट है। पिछले मेरे ख्याल 2 डेकेड से या उससे भी ज्यादा शायद, उसमें जो है पैसे आपके क्या कहते हैं डूब रहे थे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उसमें नुकसान हुआ। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट उसमें पैसे डाले जा रही थी, इनएफिशिएंसीज इतनी ज्यादा थी उसमें, कुछ कहने की हद नहीं है। तो उसमें क्या हुआ कि आप जो है एक टैक्स पेयर का पैसा जो कि बहुत अच्छे कार्यों में लगाया जा सकता था, वो जो है इन सिक कंपनीज के लिए लगा। बॉटम लाइन क्या होती है इसमें? बॉटम लाइन ये होती है कि जो भी उसमें निकम्मे लोग जो कोई काम नहीं कर रहे हैं, और उसकी वजह से, अदरवाइज एयर इंडिया जब ये प्राइवेटाइज थी उस टाइम एयर इंडिया जो है इट वाज सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस, प्रॉब्ली द बेस्ट एयरलाइन एट दैट टाइम। मुझे याद है कभी भी एयर इंडिया का जैसे स्टाफ निकलता था तो भाई साहब सबके सब देखते थे कि हाँ यार एयर इंडिया की, देयर वाज अ ह्यूज रेस्पेक्ट फॉर एयर इंडिया। लेकिन जैसे ही उसको जो है नेशनलाइज किया आपके नेहरू साहब ने, वो उसके बाद जो है इसका डिटेरियोरेशन चालू हो गया, एंड आई थिंक विद इन फ्यू इयर्स इट स्टार्टेड लूजिंग मनी। तो मैं नहीं कह रहा कि सारी पीएसयूज का ऐसा हाल है, लेकिन बहुत सारी पीएसयूज जो है जो कि इस टाइप की जो क्या कहते हैं जो जॉब क्रिएशन है, वो जो है कंट्री के लिए अनहेल्दी। सो सबसे पहले तो ये है कि जो जॉब क्रिएशन है इट शुड ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, अब जो भी कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट या लेफ्टिस्ट जो धारा के जो लोग होंगे वो तो सबके सब सोचेंगे भैया इसका कौन साहब का जो है गला दबा दो, क्योंकि उनकी विचारधारा ही मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट क्या कहते हैं उस पर आधारित है, उनकी जो मानसिकता है।
तो वो तो कभी चाहेंगे ही नहीं भैया ये पीएसयू वगैरह को जो है प्राइवेटाइज करो। लेकिन ये हमारी देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि हम लोगों को यहाँ पे पता ही नहीं है कि भैया पीएसयू जो है वो अननेसेसरली बर्डन है हमारे पर। जैसा मुझे याद पड़ता है, आई थिंक पीएसयूज में आजकल जो है मेरे ख्याल 25 लाख करोड़ या ऐसी कुछ बहुत ही एस्ट्रोनॉमिकल फिगर जो है वो उन सिख जो आपकी जो कंपनीज है उसमें टैक्स पेयर का पैसा जाता है आर्टिफिशियली उन कंपनीज को जो है। और कोई भी गवर्नमेंट ले लो, इवन बीजेपी जो कि बहुत ही प्रैग्मेटिक क्या कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी है, और जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो उनको पता है ये सब, पता सबको है ये, लेकिन वो इस चीज को टच नहीं करना चाहते क्योंकि उनको पता है कि बहुत बड़ा वोट बैंक है और वो वोट बैंक जो है वो इनसे हाथ से निकल जाए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो वोट बैंक जो है वो ऑलरेडी निकला हुआ है कि जब से एयर इंडिया प्राइवेटाइज हुआ है पीएसयू के जितने भी एम्प्लॉइज हैं, मैं आपको गारंटी के साथ देता हूं विदाउट एक्सेप्शन सब के सब जो है कांग्रेस ही है या आप वाले हैं या जो भी है अपोजिशन के जिस भी पार्टी के हैं उनको वोट देते हैं, बिकॉज उनको पता है कि बीजेपी के दिमाग में ये है कि पीएसयूज को जो है धीरे धीरे प्राइवेटाइज करो, उनको एफिशिएंट बनाओ सो दैट दे स्टार्ट मेकिंग मनी। और इंडिकेशंस ऑलरेडी हैं, जैसे कि पहले आर्मामेंट्स हमारी जो है वो सिर्फ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बनाया करती थी, अब जो है उन्होंने उसके कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्राइवेट कंपनीज को भी देना शुरू कर दिया। टाटास भी बना रहे हैं, महिंद्रास बना रहे हैं, एल&टी बना रही है, जो बड़ी बड़ी अच्छी रिप्यूटेड कंपनीज है वो आर्मामेंट्स बना रही है। और उसका रिजल्ट देखिए, हम लोग कितना एक्सपोर्ट करने लगे। पहले तो हम एक्सपोर्ट तो ऑर्डिनरी मतलब आर्मामेंट्स एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया वो तो अनहर्ड था, टोटली अनहर्ड। इस टाइम जो है जैसे मुझे याद पड़ता है आई थिंक 40,000 करोड़ का करीब हमारा एक्सपोर्ट है, विच इज नॉट दैट मच। हालांकि वो भी करीब $5 बिलियन के करीब बनते हैं, बट $5 बिलियन इट्स इन इटसेल्फ इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, बट एज ए एक्सपोर्ट, बट कम से कम शुरुआत तो हुई। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे देश में जो भी आप प्रयत्न करो, इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनको जो है प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि ताकि वो इंडस्ट्री लगाएं और इंडस्ट्री लगा के जॉब क्रिएशन करे, वो जो है रास्ता सही है। ओवर टू यू सिराज साहब। सक्सेना साहब, आप कितने सहमत हैं? क्या सोच है आपकी कौल साहब की बात को आगे बढ़ाने के लिए आज की चर्चा? देखिए, कौल साहब ने बिल्कुल ही हकीकत बयान की है, मैं पूर्णतः सहमत हूं। अभी जो सिनेरियो चल रहा है वो इसलिए तो चल रहा है, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो जो पॉलिसी चल रही है सरकार की उसके अगेंस्ट में इसलिए तो खड़े हुए हैं, जिसके लिए कौल साहब ने कहा था कि उनका बस चले तो गला दबा दें। तो वही विपक्षी पार्टियां इस समय सरकार का गला दबाना चाह रही हैं, वो नहीं चाहती हैं। देखिए, जो पीएसयू या जो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है उसमें काम कम पैसा मैक्सिमम, बहुत सरल सी थ्योरी थी। और जब आप इनके साथ प्राइवेट सेक्टर को जोड़ेंगे तो आपको काम भी करना पड़ेगा और स्किल भी डेवलप करनी पड़ेगी, वरना जो हाल एयर इंडिया का था वही बहुत सारे पीएसयू का हो रहा है, जिसमें जो ईमानदार टैक्स पेयर का पैसा है वो लोगों के लेजर्स पे, नेताओं के, ब्यूरोक्रेट्स के, उनके ऊपर खर्च हो रहा है। और जो हमारे समाज में, हमारे सरकार में एक कम्युनिटी है जो वो चाहती है कि हम ये सुख सुविधाएं अवेल करते रहें, उसको कष्ट हो रहा है इस समय, इसीलिए कष्ट हो रहा है ना। थैंक यू सक्सेना साहब। मेरी सोच ये है कि एक्चुअली बच्चे पढ़ जाते हैं तो अमीर आदमी के बच्चे हैं तो उनका दिमाग खराब है, काम करना नहीं चाहते, लंबे चौड़े पैकेट चाहते हैं। गरीब आदमी के जो बच्चे हैं वो अच्छा कमा सकते हैं स्किल जॉब में, जैसे कौल साहब ने कहा इलेक्ट्रिशियन को, प्लम्बर को। विदेशों में भी बहुत स्कोप है, बहुत अच्छी तनख्वाहें पा रहे हैं, वो तो गाड़ियों में बैठ के आते हैं विदेशों में। तो पॉइंट ये है कि अगर इच्छा शक्ति नहीं है काम करने की, सिर्फ फ्री बीज लोग चाहेंगे
ये बीमारी ओवर टू सेक्शन कंट्रोल। नहीं सर, वो मैंने पहले ही इसको जोड़ा था कि हम श्रम का सम्मान करें, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो चाहे प्लम्बर हो, वो हमारे समाज का हिस्सा है, और हम ये छोड़